ये शोर कैसा है? मैयून बोली। मेहमान आ गए तुम्हारे, मैंने हंसते हुए कहा। अच्छा, मैयून भी हंसी। चलो तो फिर चलते हैं इनकी खातिरदारी के लिए। मैयून ने अपनी तलवार उठा ली और फिर हम बाहर निकल आए। बाहर का माहौल बस्ती वालों के लिए बड़ा खतरनाक था, क्योंकि डाट कबीले के बदमाशों की एक बड़ी तादाद ने बस्ती को घेरे में लिया हुआ था। वो सब अपनी रिवायती असलहे से लैस थे। हमें घर से बाहर निकलते देखकर दूर खड़े एक आदमी ने हाथ का इशारा हमारी तरफ करते हुए चीख कर कहा, सरदार, ये दोनों हैं। उसके इस तरह चिल्लाकर इशारा करने पर एक लंबा चौड़ा भद्दे डेल डोल का आदमी हमारी तरफ देखते हुए बोला, कालिया के बोलत है, ये बच्चा लोग हमारे 40 लोगों का कसूमर निकाल दिया, उनका मट्टी में मिला दिया। ये बच्चा लोग। और फिर उसने जोरदार कहकहा लगाया, हमका यकीन नहीं आता, इनका हैसियत तो चूंटी मारने का भी नहीं है रे। मैयून और मैं बूढ़े आनंद के घर के बाहर खड़े उस भद्दे शख्स की बातें सुन रहे थे। सरदार, आप इनको जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। दूसरा आदमी बोला था, ये शायद वो लोग थे जो पिछले मुकाबले में बचकर भाग गए थे और अब इतनी बड़ी तादाद के साथ आए थे। मैं और मैयून सुकून से खड़े थे। डाट कबीले की इतनी बड़ी तादाद देखकर भी हमारे चेहरों पर खौफ नहीं था। मैंने मैयून को देखा, वो भी पुरसुकून थी और डाट बदमाशों से मुकाबला करने के लिए पर तोल रही थी। ए कालिया, ये साली चीनी सुंदरिया भी है रे। पिछली बार चीनी सुंदरियों ने बड़ा लुक दिया था रे। भद्दे डेल डोल के आदमी ने अपनी चौड़ी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा तो मैयून के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बहन और 2 साथी अगवा हुए थे। 2 साथी में एक लड़की और दूसरा लड़का था। तूने उन तीनों के साथ क्या किया? मैयून ने लंबे चौड़े डेल डोल वाले डाट से पूछा तो वो अपनी लंबी लंबी मूंछों को ताव देता हुआ बोला, खाया पिया, मजा लिया और मार दिया। तीनों को बहुत मचल रहे थे साले। उसकी बात सुनकर मैयून की आंखों में खून उतर आया। वो चीख कर बोली, कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चोरी के तेवर तो देखो, हमका धमका रही है। डाट कबीले के सरदार लाफून को धमका रही है साली। ये जानती नहीं है हम यहाँ का किंग हूँ। अभी सुसरी के टुकड़े करके चील कौवे को खिला दूंगा। अबे लाफून, तू भौंकता बहुत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो लाफून ने हैरत से मुझे देखा और बोला, बचवा, जबान बहुत चल रही है तुम दोनों की। और फिर वो अपने साथियों से बोला, टुकड़े कर दो साले के, लड़की को जिंदा पकड़ो, इसको मैं अपना जोरू बनाऊंगा। लाफून के कहने पर उसके आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैयून कलाबाजियां खाते हुए लाफून की तरफ बढ़ने लगी और मैं उसके साथियों पर टूट पड़ा। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। मैं उनके खतरनाक हथियारों के वार से खुद को बचाते हुए उन पर वार कर रहा था। ताकत और फुर्ती दोनों मुझ में थी और लड़ाई में ये दोनों चीज़ें बहुत काम की होती हैं। अगर आपके पास ताकत है और फुर्ती नहीं तो आप मार खा सकते हैं। सिर्फ इंसान की फुर्ती भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। और जब आपके पास ये दोनों हों तो आप कई अफराद का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं, चाहे उनके पास हथियार ही क्यों ना हो।
मेरे हाथों से चोट खाकर लाफून के आदमी जमीन पर ढेर होते जा रहे थे। मैयून लाफून के करीब पहुंच चुकी थी और उसके करीब पहुंचकर उसने दो धारी तलवार का एक भरपूर वार उस पर किया, लेकिन वो मैयून की तवक्को के बरखिलाफ फुर्तीला निकला। उसने मैयून के वार से खुद को बचा लिया। लाफून ने पलटकर मैयून पर वार किया। वो भी शायद फाइटर था। उसने दाहिने पैर की किक घुमाई थी, लेकिन मैयून झुकाई देकर उसकी किक से बच गई। उसने तलवार का एक और वार किया। लाफून ने मैयून के वार से खुद को बचाया और जंप लगाकर मैयून के पीछे पहुंच गया और फिर उसने कमाल फुर्ती से मैयून की गर्दन अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में ले ली और अपने साथी का लंबा तेजधार खंजर लेकर मैयून की गर्दन पर रख दिया। मैयून मुकम्मल तौर पर लाफून की गिरफ्त में थी। छोरे, लाफून मेरी तरफ देखकर जोर से चीखा और मैं जो बड़ी तेजी से लाफून के आदमियों को जमीन चटवा रहा था रुक गया। अब अगर तूने मेरे एक भी आदमी को मारा तो मैं इस छोरी की गर्दन अलग कर दूंगा। मैंने बेबसी से मैयून को देखा। वो लाफून की गिरफ्त में मचल रही थी, लेकिन लाफून एक ताकतवर आदमी था। मारो रे छोरे को खत्म कर दो। लाफून अपने साथियों की तरफ देखकर धाड़ा और उसके साथी अपने हथियार लहराते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैयून लाफून की गिरफ्त में थी, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर उन पर वार करता तो लाफून मैयून को मार देता। सामी, मारो इनको, मेरी फिक्र मत करो। मैयून लाफून की गिरफ्त में घुटे घुटे लहजे में चीखी। मैं शशोपंज में खड़ा था। लाफून के साथी बदमाश मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन पर एक खौफ तारी था। वो देख चुके थे कि मैं कितना ताकतवर हूँ और किस आसानी से मैंने उनके बहुत से साथियों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। दूर खड़ा लाफून जिसने मैयून को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, वो अपने साथियों के खौफ को महसूस कर रहा था। अबे, लाफून अपने साथियों को गंदी गालियां बकते हुए चीखा, मारो छोरे को। और उसके साथियों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचते फजा में जोरदार बिजली कड़की और सब अपनी जगह पर साकित हो गए। ये क्या है? किसी के मुंह से निकला। बिजली दोबारा कड़की और फिर हवा में उड़ती हुई जादूगरनी नजर आई। हाँ, वही जादूगरनी जिसको चुड़ैल ने महान जादूगरनी कहा था। उसके साथ बचकर भागने वाली चुड़ैल भी थी। उस चुड़ैल के हाथ में जंजीर थी और जंजीर के दूसरे सिरे पर चुड़ैल महारानी की गर्दन थी। यानी चुड़ैल महारानी की गर्दन में जंजीर डालकर उसे चुड़ैल ने काबू किया हुआ था। महान जादूगरनी को देखकर वहां खड़े कई लोगों के मुंह से निकला, हाँ, मैं महान जादूगरनी हूँ और मैं आई हूँ इस लड़के का नाश करने। इसने मेरी पुजारियों को मारा है, मैं इसे भयानक मौत मारूंगी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी और फिर वो लाफून की तरफ मुड़ी। लाफून जादूगरनी के मुंह से अपना नाम सुनकर कांप गया। उसने जादूगरनी के बारे में सुन रखा था कि वो बड़ी जल्लाद किस्म की जादूगरनी है। उसने मैयून को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जी देवी जी, लाफून कांपती हुई आवाज में आजी के साथ हाथ बांधते हुए बोला।
लड़की तेरी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, तू उसे ले जा सकता है, लेकिन ये लड़का मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगी। जी देवी जी, जैसे ही आपकी आज्ञा। लाफून दोनों हाथ जोड़कर चहकते हुए बोला। जादूगरनी की बात सुनकर उसकी बाँछें खिल गई थी। वो तो यही चाहता था कि मैयून उसे मिल जाए। फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ था। वो बहुत खुश था। जादूगरनी दोबारा मेरी तरफ मुड़ी। अभी तक वो हवा में मौलिक थी। लड़के, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है और तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देख इस महारानी का अंजाम। ये तेरी हिमायत में बोल रही थी, अब इसे भी तेरे साथ मरना पड़ेगा। जादूगरनी ने महारानी चुड़ैल की तरफ देखा। वो जंजीर में कैद मचल रही थी, खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। मुझे महारानी चुड़ैल पर तरस आ गया। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस मुसीबत में फंसी थी। देख ए जादूगरनी, मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता। बेहतर यही है कि अपना रास्ता ले और तू भी मुझसे मत उलझ और इस महारानी चुड़ैल को भी अपनी कैद से रिहा कर दे। मैंने जादूगरनी को समझाना चाहा, लेकिन वो मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई। उसे गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोली, लड़के, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे उलझे। मैं अभी लम्हों में तुझे मौत की घाट उतारूंगी और ये सब तेरी भयानक मौत का तमाशा देखेंगे। जादूगरनी इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखकर बोली। और फिर उसने कुछ पढ़ते हुए अपने हाथ घुमाए। चंद ही लम्हों में उसके हाथ के इर्द गिर्द आग का गोला गर्दिश कर रहा था। उसने वो आग का गोला मेरी तरफ उछाल दिया। आग का गोला निहायत तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं आग के गोले से बचने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी किस्मत उसी लम्हे मेरे पैर एक पत्थर से टकराए और मैं नीचे गिरने लगा। मैयून को लाफून ने अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। इतनी खतरनाक लड़की को उसे यूं आज़ाद नहीं करना चाहिए। और बस वही लम्हे थे। मैयून ये सब देख रही थी। इन्हीं लम्हों में मैयून हरकत में आई। उसने फुर्ती के साथ अपनी दो धारी तलवार का वार लाफून की गर्दन पर किया। लाफून की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। दूसरे लम्हे में उसने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में उड़ती हुई चुड़ैल तक पहुंची और उसकी गर्दन भी मैयून ने अपनी तलवार के वार से जुदा कर दी। तीसरे लम्हे में वो मेरे करीब कलाबाजियां खाती हुई पहुंची और मैं जो जमीन पर गिरने ही वाला था, मुझे थाम कर आग के गोले से दूर ले गई। आग का गोला जहां मैं खड़ा था वहां गिरा और उस जगह को जलाकर स्याह कर दिया। साथ ही वहां एक गहरा घड़ा बन गया। मैं मैयून की इस फुर्ती पर हैरान रह गया। वो ऐसा हैरत अंगेज कमाल दिखा सकती है, ये मेरे गुमान में नहीं था। कमाल कर दिया तुमने। मैं अभी तक हैरत से नहीं निकला था। अभी तुमने मेरे कमालात देखे ही कहाँ हैं। मैयून मुस्कुराते हुए बोली। जादूगरनी और वो लोग जो बस्ती के मैदान में मौजूद थे, उनको अभी तक समझ ही नहीं आया था कि चंद लम्हों में ये क्या हो गया था। सब अंगश्त बदंदा थे। महारानी चुड़ैल जमीन पर पड़ी थी। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि जो चुड़ैल उसकी जंजीर थामे खड़ी थी, उसकी गर्दन कैसे उड़ गई। मैं और मैयून संभल कर खड़े हो गए थे और जादूगरनी पर वार करने के लिए तैयार हो गए थे। हम उसे वार करने का दूसरा मौका नहीं देना चाहते थे। लिहाजा मैंने और मैयून ने अपनी जगह से एक लंबी छलांग लगाई
ताकि जादूगरनी के सर पर पहुंचकर उसका खात्मा कर सके। और फिर हुआ भी ऐसा ही। इससे पहले कि जादूगरनी हैरत से बाहर निकलकर संभलती, हम उसके सर पर पहुंच चुके थे और मेरे वार करने से पहले मैं यूं उसकी गर्दन पर वार करके उसका सर उड़ा चुकी थी। जादूगरनी का सर कटकर दूर जा गिरा था। उसका धड़ भी इधर उधर लहराने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। हम दोनों भी जमीन पर आ गए, लेकिन फिर हमने देखा कि जादूगरनी का सर जो जमीन पर गिर चुका था हवा में बुलंद होने लगा। और हवा में बुलंद होने के बाद जादूगरनी के धड़ की तरफ बढ़ने लगा और धड़ के पास आकर दोबारा धड़ से जुड़ गया। ये एक हैरत अंगेज मंजर था। जादूगरनी उठ खड़ी हुई। सामी बाबू, इसके दिल पर वार करो। चुड़ैल महारानी जो अब खड़ी हो गई थी लेकिन जंजीर में जकड़ी हुई थी, जोर से बोली, हरामजादी बहुत बोल रही है, ले अब मर तू भी। जादूगरनी चीखी और फिर उसने 2 आग के गोले तख्लीक किए। एक हमारी तरफ उछाल दिया और दूसरा चुड़ैल महारानी की तरफ। इससे पहले कि आग का गोला हम तक पहुंचता, मैं यूं जंप लगाकर अपनी जगह छोड़ चुके थे, लेकिन इस अमल में मैयून की तलवार उसके हाथ से छूट गई। दूसरा आग का गोला महारानी चुड़ैल से टकरा चुका था और उसके जिस्म में खतरनाक आग लग चुकी थी। वो जल रही थी और चलते हुए इधर उधर भाग रही थी, चीख रही थी। मुझे जादूगरनी पर गुस्सा आ गया। मैंने लपक कर मैयून की जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और बिजली की तेजी के साथ जादूगरनी के सर पर पहुंचकर तलवार उसके सीने में दिल वाली जगह के आर पार कर दी। तलवार जादूगरनी के सीने में घुसकर उसके दिल को चीर चुकी थी। खून उसके सीने से उबल उबल कर बाहर आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। लड़के मुसलमान है ना, इसलिए मुझे मारने में कामयाब हो गया, वरना दूसरे मजहब का कोई आदमी मुझे नहीं मार सकता था। जादूगरनी बोली और फिर उसका जिस्म फजा में तहलील होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो तहलील होते होते गायब हो गई। उसके जिस्म से निकलने वाला खून भी जमीन पर नजर नहीं आ रहा था। चुड़ैलें मर चुकी थी, जादूगरनी का भी खात्मा हो चुका था। चुड़ैल महारानी भी जलकर खाक हो चुकी थी। उसके मरने का मुझे अफसोस था। उसी ने बताया था कि जादूगरनी के दिल पर वार करो, लिहाजा उसके बताने पर ही मैं जादूगरनी को मारने में कामयाब हुआ था। हालांकि मैयून ने जादूगरनी का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन वो दोबारा जादूगरनी के धड़ से जुड़ गया था। लाफून भी मैयून के हाथों मारा जा चुका था। उसके बाकी साथी मैदान छोड़कर भाग चुके थे और अब उम्मीद थी कि वो इस बस्ती की तरफ भूल कर भी कभी रुख नहीं करेंगे। बस्ती को साफ कर दिया गया था। बस मुसलमानों और हिंदुओं की एक मिसाली बस्ती थी। मुझे ये बस्ती और यहाँ के लोग पसंद आए थे। बहुत इत्तेफाक था बस्ती के मुसलमानों और हिंदुओं में। सब लोग ही अच्छे थे, खासकर बूढ़ा आनंद और उसकी बेटी शगुफ्ता ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। बस्ती में मेरा काम खत्म हो चुका था, लिहाजा मैंने बस्ती वालों से इजाज़त मांगी कि अब मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि मुझे अपने दोस्त साथियों को तलाश करना है। लेकिन बस्ती के लोगों ने मुझे और मैयून को ज़बरदस्ती एक दिन के लिए रोक लिया। उनका कहना था कि वो रात को हम दोनों की दावत करना चाहते हैं। दावत के बाद सुबह को दोनों चले जाना। मुझे और मैयून को रुकना पड़ा। बस्ती के लोग दावत की तैयारी में मसरूफ हो गए। वो सब चुड़ैलों और जादूगरनी से निजात हासिल कर चुके थे।
और अब इस खुशी में एक बड़ा जश्न मनाना चाहते थे। हम बूढ़े आनंद के घर में मौजूद थे। मैंने मयून से पूछा अब उसका क्या इरादा है, क्योंकि वो अपनी बहन का इंतकाम ले चुकी थी। अब तुम चीन जाओगी? मैंने मयून से पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे दोस्तों की तलाश में, मयून बोली। और मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चाहता था कि वो मेरे साथ चले। फिर भी मैंने मयून से कहा, देख लो, मेरा सफ़र बहुत खतरनाक है। मेरी बात सुनकर मयून हंसते हुए बोली, तो क्या मैं कम खतरनाक हूँ? और मयून की बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। क्या चीन में तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान नहीं होंगे अगर तुम लौट कर घर वापस नहीं गई तो? मेरी बात सुनकर मयून बोली, मेरे मम्मी पापा मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी अपनी हिफाजत करना जानती है और सफ़र की शौकीन है, लिहाजा किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलोगी। और ये तो मैं देख ही चुका हूँ कि तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो, बल्कि तुम दूसरों की भी हिफाजत कर सकती हो, मैंने कहा। और मयून खुश हो गई। रात बस्ती वालों की दावत भी खूब रही, जश्न का एहतमाम भी लाजवाब था। और फिर हम दोनों सुबह सवेरे बस्ती वालों से रुखसत हो गए। हमें रुखसत करते हुए बूढ़े आनंद और शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। शकुंतला ने मेरे हाथ में राखी बांधते हुए कहा कि ये राखी मेरे भाई की हिफाजत करेगी। मैंने जाते जाते शकुंतला और बूढ़े आनंद का शुक्रिया अदा किया कि मैं उनकी मोहब्बत जिंदगी भर याद रखूंगा। बस्ती वालों ने हमें 2 घोड़े और कुछ खाने पीने के अशिया के साथ दूसरा सफरी सामान भी दिया था। हम दरिया के बहाव के मुखालिफ नहायत तेज रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात होने वाली थी, लिहाजा एक मुनासिब जगह देखकर हमने आराम का फैसला किया। चांद को आसमान पर बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसलिए अंधेरा कुछ गहरा था। नींद ने मुझे भी अपनी बाहों में ले लिया था। बड़ी गहरी नींद थी मेरी। फिर ख्वाब में मुझे एक सूरत नजर आई, सफ़ेद बेदाग लिबास में मलबूस। वो एक बारिश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। चेहरे पर इतनी नूरानियत थी कि आदमी देखता रहे और जी ना भरे। इब्तिसाम। उन्होंने मुझे सामी के बजाय मेरे असल नाम इब्तिसाम से मुझे पुकारा। जी जी, मैं निहायत अदब से बोला, तुम्हें सुन लिया गया है। आवाज़ उनकी ऐसी थी जैसे बांसुरी के सुर। मैं आपकी बात नहीं समझा मेरे मोहतरम बुजुर्ग। मैंने फिर अदब से कहा तो बुजुर्ग बोले, बेटा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें इंसानियत की खिदमत के लिए चुन लिया गया है। अब तुम्हें मुसीबत में फंसे हुए लोगों, मजलूमों, लाचारों की मदद करनी होगी। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना होगा। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। याद रखना, कभी जुल्म का साथ मत देना, हमेशा परेशान हाल लोगों के काम आना, लोगों की मुश्किलें तकलीफ़ें दूर करना, बुराई की तरफ मत जाना। तुम्हें अच्छाई के लिए लड़ना है, बुराई को दुनिया से मिटाना है। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलते रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी। मेरे बच्चे, मेरी ये बातें याद रखना, इन्हें भूलना मत। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अपना मकसद याद रखना। अब मैं चलता हूँ। और फिर उस नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग की छवि गायब हो गई।
मेरी आंख भी खुल गई। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब था या हकीकत है। हकीकत मैं यूं अपनी जगह पर गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरे सामने थे और मुझसे हकीकत में बातें कर रहे थे। अभी मैं इसी तजब्जुब में गिरफ्तार था कि फ़ज़ा में मुझे रंग बिरंगी रोशनी का एहसास हुआ। यूं लग रहा था जैसे फ़ज़ा में दर्जनों रंग बिरंगे जुगनू बिखरे हुए हों। मैं फ़ज़ा में देखने लगा और गौर करने पर एहसास हुआ कि वो जुगनू नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी सी परियां थीं। इतनी छोटी कि उनके कद 4-5 इंच से ज़्यादा नहीं थे। वो फ़ज़ा में इधर उधर बिखरी हुई थी। हर परी के जिस्म से अलग रंग की रोशनी खारिज हो रही थी। नन्ही नन्ही परियों के जिस्म से खारिज होने वाली रंग बिरंगी रोशनियों ने बड़ा खूबसूरत समा बनाया हुआ था। वो हवा में इधर उधर उड़ते हुए लहरा रही थी। मैं उन्हें हैरत से देख रहा था। मैयून की आंख भी जगमगाती रोशनी की वजह से खुल गई। वो भी हैरत से हवा में उड़ती नन्ही नन्ही परियों को देख रही थी। लाल, नीला, सब्ज, सफेद, बनफशी हर रंग की रोशनी की परी वहां मौजूद थी। किसी परी के जिस्म से नीली तो किसी परी के जिस्म से पीली रोशनी खारिज हो रही थी। और फिर उन परियों में से एक नन्ही परी जिसके जिस्म से गुलाबी रोशनी खारिज हो रही थी, मेरी तरफ बढ़ी और मेरे चेहरे के पास आकर रुक गई। बहुत खूबसूरत परी थी वो। उसके हाथ में छोटी सी छड़ी थी। तुम सामी हो? नन्ही परी मेरे चेहरे को देखते हुए बोली। हाँ, मैं सामी हूँ, मैंने जवाब दिया। हम सीस्तान की परियां हैं, नन्ही परी ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम नीलम परी है और ये मेरी साथी परियां हैं। नन्ही परी ने अपना तारुफ करवाया। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने पूछा तो नन्ही नीलम परी बोली, बताती हूँ।